रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूपल सुबह सुबह अपनी पांचों बहुओं हीना, राधा, मेघा, निधि और रेवा सभी की लंच बॉक्स पैक कर रही होती है। तभी उसकी पांचों बहुएं उसके पास आकर एक साथ कहती है, गुड मॉर्निंग माँ जी। तुम सबका लंच पैक हो गया है और नाश्ता भी रेडी है। आओ सब बैठकर आराम से नाश्ता करें। माँ जी आप बैठो, हम सब परोसते हैं नाश्ता। जी माँ जी, वैसे ही हम आपकी मदद नहीं कर पाते। माँ जी बैठो बैठो, इतना क्या सोच रही हो? पता है माँ जी, मेरे बुटीक में तो सभी आपके खाने के बहुत बड़े फैन हैं। जैसे ही खाने का डिब्बा खोलती हूँ सब आ जाते हैं खाने के लिए। हाँ जी माँ जी, निधि दीदी सही कह रही है। चलो जल्दी से नाश्ता करो, फिर हम सब अपने अपने कामकाज पर चले जाएंगे। रेवा की बात सुनकर सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं और कुछ देर में नाश्ता खत्म करके सभी बहुएं अपने अपने काम के लिए निकल जाती है। और सभी के जाने के बाद रूपल घर का सारा काम करती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। रूपल की पांचों कामकाजी बहुएं ससुराल की जिम्मेदारियों से बेफिक्र होकर अपना अपना काम करती रहती है। ऐसे ही रविवार के दिन, जिस दिन सभी बहुएं घर पर थी, सुबह उठकर रूपल जैसे ही रसोई की तरफ जाती है तो देखती है कि घर का सारा काम हो चुका है। और तभी हीना रूपल से कहती है, क्या हुआ माँ जी, शौक क्यों हो गई सुबह सुबह? भूल गई क्या? आज संडे है और आज हम सब घर पर हैं माँ जी। जी माँ जी, और आज आप हमारे साथ घूमने जा रही हैं, इसलिए हम खाना पीना बाहर ही करेंगे। अरे बेटा क्या जरूरत है बाहर जाने की, मैं बना देती हूँ ना घर पर। बताओ तुम सबको जो भी खाना है मैं सब कुछ बना दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, हमें कुछ नहीं खाना। आज हम सब बाहर जा रहे हैं तो बस बाहर जा रहे हैं। माँ जी वैसे भी हफ्ते के 6 दिन हम आपसे बात नहीं कर पाती हैं, आपको वक्त नहीं दे पाती हैं, और आज आप ना नहीं कहेंगी। बस आप जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सब घूमने के लिए जा रहे हैं। जी माँ जी, मैंने आपके कपड़े रेडी कर रख दिए हैं, जल्दी से रेडी हो जाओ। आज संडे यानी फन डे है। अच्छा ठीक है, मुझे पता है। अब तुम सब मेरी चलने नहीं दोगी। आती हूँ तैयार होकर। इतना कहकर रूपल जल्दी से तैयार होकर आती है। जिसके बाद रूपल अपनी पांचों बहुओं के साथ घूमने के लिए जाती है। सब लोग पहले मूवी देखते हैं, फिर शॉपिंग करते हैं, जिसके बाद साथ बैठकर अच्छे से होटल में खाना खाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। वक्त गुजरता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर धीरे धीरे रूपल की तबीयत खराब होने लगती है और कुछ वक्त में वो पलंग पकड़ लेती है, जिस वजह से अब पांचों बहुओं को अपने अपने कामकाज के साथ घर का काम भी करना पड़ता था। ऐसे ही एक सुबह हीना जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अरे कहाँ रह गए तुम सब? पता नहीं है ऑफिस जाना है, अभी तक नाश्ता लंच चाय कुछ नहीं बना है। एक मिनट दीदी, आप अकेली नहीं है जो काम पर जाती हैं, हमें भी जाना होता है। आप भी तो शुरू कर सकती है ना रसोई में जाकर कुछ बनाना। पर नहीं, आप तो बड़ी हैं, आपको तो बस ऑर्डर ही देना होता है। जी हाँ जी हीना दीदी, आप बड़ी है तो बस आपका काम केवल ऑर्डर देना नहीं है, बल्कि मिलकर काम करवाना है। पर नहीं, आप तो बस ये करो वो करो, हद है। हाँ दीदी, आप अकेली ही नहीं है जिसका काम जरूरी है, हम सबका काम भी जरूरी है। हम सब पैसा कमा कर लाती हैं, पर नहीं, आपको तो बस अपनी सरकारी नौकरी का घमंड चढ़ा हुआ है। हम सभी कामकाजी बहुएं हैं इस घर की, तो बेहतर यही होगा कि हम सब मिलकर काम करें, एक दूसरे को टारगेट ना करें। माँ जी की तबीयत पहले ही खराब है, उनका भी ख्याल रखना है। रेवा की बात सुनकर सभी थोड़ा शांत हो जाते हैं और बुरा सा मुंह बनाकर काम करने लगते हैं और जैसे तैसे रेडी होकर अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते हैं और जब से रूपल ने खाट पकड़ी थी, तब से घर की सारी शांति भंग हो गई थी। सुबह शाम जब भी सारी बहुएं एक साथ जमा होती, तभी उन सब में बहस और लड़ाई होने लगती। घर के बिगड़ते हुए हालात देखकर रूपल की तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है, जिसके चलते अब उसका खुद से चल फिर पाना भी मुश्किल हो जाता है। उसकी ये हालत देखते हुए एक शाम पांचों बहुएं बैठकर बातें करती है। तभी हीना कहती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं
कि माँ जी की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई है और अब हम में से किसी न किसी एक का उनके साथ रहना जरूरी है। इसीलिए हम सबको बारी बारी काम से छुट्टी लेकर उनका ख्याल रखना होगा। पर दीदी, इस हिसाब से तो हम 5 हैं और हफ्ते के दिन 7 होते हैं और हर हफ्ते छुट्टी कोई बॉस नहीं देता। राधा दीदी सही कह रही है हीना दीदी, हमें माँ जी के लिए कुछ और हल निकालना होगा। अगर हम बस इस तरह हर हफ्ते छुट्टियाँ करते रहे तो हम सबको अपने काम से हाथ धोना होगा। मुझे लगता है कि हम सबको भी माँ जी की खिदमत के लिए नौकरानी रख लेनी चाहिए। और हाँ, ये सही भी है। घर में अगर नौकरानी होगी तो हमारा ही फायदा होगा ना। हम फिर पहले की तरह तैयार होकर अपने अपने काम पर चली जाया करेंगी। हाँ जी, ये सही है। हम सबको यही करना चाहिए। माँ जी की देखभाल भी हो जाएगी, हमारा काम भी हो जाएगा, सब कुछ इजी हो जाएगा। ऐसे ही पांचों योजना बनाकर घर में एक चिमनी नाम की नौकरानी रखती है और उससे जमकर काम करवाती है। चिमनी बहुओं के सामने तो सब काम अच्छे से करती, पर उनके जाने के बाद वो पैर पसार कर सो जाती और ना ही रूपल को समय पर दवाई देती, जिस वजह से उसकी तबीयत आए दिन और खराब हो जाती है। ऐसे ही एक दिन 5 बहुएं काम से घर जल्दी आ जाती हैं और आकर देखती हैं तो चिमनी आराम से सोफे पर सो रही होती है और रूपल रसोई के बाहर बेहोश पड़ी होती है। ये देखकर पांचों बहुएं चिमनी पर चिल्ला पड़ती हैं और उसकी बेइज्जती करके उसे घर से बाहर भेज देती है। जिसके बाद हीना और मेघा मिलकर रूपल को सोफे पर लेटाती हैं और उस पर थोड़ा पानी छिड़क कर उसे होश में लाती है। और होश में आने पर रूपल कहती है, अरे तुम सब क्यों आई हो मेरे पास? मर क्यों नहीं जाने देती हो मुझको? अरे जब तुम सबको अपना अपना काम इतना ही प्यारा है तो तुम सबके पास इतना भी समय नहीं है कि एक दिन मेरे पास बैठकर मुझसे बातें कर लो। अरे मैं खुद से पहले तुम लोगों के बारे में सोचती थी, पर मैंने खाट क्या पकड़ी, तुम लोगों ने तो असली रंग दिखा दिए अपने। माँ जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम पैसा कमाने की धुन में इतने मगन हो गए थे कि घर और अपनी जिम्मेदारियां तो हम जैसे भूल ही गए थे। हाँ जी माँ जी, हमें माफ कर दो। हम भूल गए थे कि आपने हमें शादी के बाद भी जॉब करने की इजाजत दी, आगे से आगे हर चीज करके दी है। फिर भी हम एहसान फरामोश हो गए थे। जिस वक्त हमें आपका साथ देना चाहिए था, हमने आपको अकेला कर दिया था। माँ जी, जब तक आप हमें सब कुछ करके दे रही थी तब तक हम भी हंसी खुशी आपको वक्त दे रहे थे, पर जब हमें हमारी जिम्मेदारी निभाने की बारी आई हम आपके लिए नौकरानी ले आए। शर्म आनी चाहिए हमें। हाँ जी माँ जी, और नौकरानी भी ऐसी ले आए जो हमारे मुंह पर तो अच्छी थी पर पीठ पीछे वो घर की मालकिन बनकर बैठी थी। जिसे हम आपकी रखवाली करने के लिए छोड़ गए थे वो आपकी ही जान की दुश्मन बन गई थी। माँ जी, हम आपसे कितनी भी बार माफी मांग ले पर वो कम ही है। फिर भी हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। आज हमें समझ आ गया है कि बाहर का काम कर लेने से कोई शेर नहीं हो जाता। जब तक घर और घर की जिम्मेदारियों का ख्याल नहीं आता वो इंसान कभी सफल नहीं हो सकता जो अपने घर की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। हम पांचों अब आपके साथ रहेंगी जब तक आप अच्छे से ठीक नहीं हो जाती। इस तरह रूपल की पांचों कामकाजी बहुएं अपने काम से छुट्टियां लेकर रूपल की देखभाल करती हैं और उसे वापस से स्वस्थ करती हैं। शोभा रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसे फर्श पर एक कॉकरोच दिखाई देता है, जिसे मारने के लिए वो एक प्लेट उठाती है और कहती है, आज तो तू मुझसे बिल्कुल नहीं बचेगा। आज तो तेरी मौत तय है मेरे हाथों से। इतना बोलकर शोभा हाथ में ली हुई प्लेट को जोर से कॉकरोच के ऊपर फेंकती है। प्लेट कॉकरोच को लग जाती है और कॉकरोच के मरने के साथ साथ प्लेट भी टूट जाती है। टूटने की आवाज सुनकर शोभा की सास सुमन रसोई में आती है और प्लेट को टूटा देखकर बोलती है, हे भगवान, अरे आफत की दुकान, फिर से कुछ तोड़ दिया। अरे सत्यानाशी, अरे चीजें तोड़ने का ठेका तू नहीं ले रखा है क्या? आए दिन कुछ न कुछ तोड़फोड़ करती रहती है। अरे माँ जी, मैंने जानबूझकर थोड़ी ना तोड़ी है। वो तो कॉकरोच मेरी आंखों के सामने आ गया। उसे देखकर मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने प्लेट उठाई और उसके ऊपर मार दी और वो मर गया। अरे हत्यारन, खूनी कहीं की, आए दिन किसी न किसी को मारती ही रहती है। मुझे तो डर है कि किसी दिन तू मुझे ही ना मार दे। क्या माँ जी, ऐसे मत कहिए। अरे मरे आपके दुश्मन, पता नहीं मैं जब भी इन सब चीजों को अपने आँख के सामने देखती हूँ ना, मुझे इतनी तेज गुस्सा आता है कि मैं क्या करूँ।
मेरा मन करता है बस इन्हें मार डालूं। अरे तुझे तो यमराज भी माफ नहीं करेगा। पता नहीं कैसी खूनी बहू ले आई मैं। टेक अ चिल पिल माँ जी, कोई इंसान थोड़ी न मारा है जो मुझे उम्र कैद की सजा हो जाएगी। तभी तो अभी तक हम सब सही सलामत है, वरना हमारी फोटो पे हार चढ़ा देती तू। ऐसे ही आए दिन शोभा कभी मच्छर तो कभी कीड़े तो कभी कॉकरोच को मारने के चक्कर में कुछ न कुछ तोड़ती फोड़ती रहती। ऐसे ही शोभा का पति सागर उससे एक दिन बड़े ही रोमांटिक अंदाज में कहता है, अरे मेरी जान, आज तो बड़ी खूबसूरत दिख रही हो, क्या बात है? जी मैं तो रोज ही अच्छी दिखती हूँ, आपने कभी गौर नहीं फरमाया। अरे बेबी, अब कर रहा हूँ ना, अब थोड़ा प्यार भी दिखा दो। सागर शोभा की तरफ प्यार से बढ़ ही रहा होता है कि तभी शोभा की नजर सागर के गाल पर बैठे हुए मच्छर पर जाती है और वो जोरदार तमाचा उसके गालों पर जड़ देती है। तमाचा खाते ही सागर गुस्से में बोलता है, अरे पागल हो क्या तुम? नहीं करना था प्यार तो बोल देती, थप्पड़ मारने की क्या जरूरत थी? अरे सागर जी, ये क्या कह रहे हैं? मैंने थप्पड़ आपको नहीं मारा, बल्कि आपके गाल पे जो मच्छर बैठा था ना, उसको मारा था मैंने ये थप्पड़। वो आपका खून पी रहा था, इसलिए लगा दिया मैंने भी ये। अरे पागल वागल हो क्या तुम? मुझे बोल नहीं सकती थी क्या? थप्पड़ मारना जरूरी था क्या? गाल पर खून भी लग गया मच्छर का। अरे ऐसे कैसे छोड़ देती? वो मजे से आपका गटर गटर खून पी रहा था, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने लगा दिया फिर। हाँ, मेरा खून पीने का ठेका तो सारा तुमने ही लिया हुआ है ना। एक मच्छर मेरा खून पी रहा था तो तुमसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इतना कहकर सागर अपना मुंह धोने चला जाता है और शोभा भी अपने काम काज में लग जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और एक दिन सुमन शोभा से कहती है, अरे बहू सुन, मैं जरा शर्मा जी के यहाँ जा रही हूँ, तो तू जरा घर का ध्यान रखियो। ठीक है माँ जी। सुमन जैसे ही मुड़ती है, उसकी साड़ी पर एक कीड़ा चढ़ रहा होता है। शोभा की नजर जैसे ही उस कीड़े पर पड़ती है, वो ना आओ देखती है ना ताओ देखती है। पास पड़ी झाड़ू को उठाती है और अपनी सास के पैरों पर जोर से मारते हुए कहती है, आज नहीं छोड़ूंगी तुझे तो मैं जान से मार दूंगी, देख तू। अरे रे सत्यानाशी कलमुही, मार क्यों रही है मुझे? माँ जी, मैंने आपको नहीं मारा, आपकी साड़ी के ऊपर एक कीड़ा था, उसे मारा है मैंने। अरे चुप हो जा मुही, टांगे तोड़ दी मेरी। अरे मुंह से बोल देती कि माँ जी मत जाओ, मैं घर पे ही पड़ी रहती, नहीं जाती। हाय दैया, मेरी तो टांग ही तोड़ दी। अरे माँ जी, ऐसा नहीं है। अरे जा यहाँ से, शक्ल मत दिखाइयो अपनी, वरना मैं तेरा खून कर दूंगी, जैसे तू रोज रोज इन कीड़े मकोड़ों को मारती रहती है। माँ जी, मैं सच में कीड़े को ही मार रही थी, लेकिन गलती से आपकी टांगों पर लग गया। आई एम रियली सॉरी। अरे तू जाती है या झाड़ू उठाऊं और तेरी सुताई कर दूं? शोभा उदास होकर अपने कमरे में चली जाती है और कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। एक दिन शोभा घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसको एक चूहा दिखाई देता है। शोभा चूहे को देखकर उसे मारने के लिए हाथ में झाड़ू लेती है और पूरे घर में इधर उधर उसके पीछे भागती रहती है, जिस वजह से घर का सारा सामान उथल पुथल हो जाता है। लेकिन चूहा उसके हाथों से बच निकलता है। इतने में ही वहाँ सुमन और सागर आ जाते हैं, जो कि घर की इस हालत को देखकर गुस्से में शोभा को घूर रहे होते हैं। और सुमन बोलती है, हे भगवान, अरे बेटा, ये लड़की पूरा घर तोड़ के फोड़ देगी एक दिन। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इसकी हरकतों से। ये क्या है शोभा, घर की ये हालत कैसे हुई? और तुम ये झाड़ू लेकर क्यों भाग रही हो? अरे बेटा, निकली होगी फिर किसी कीड़े मकोड़े का खून करने। नहीं माँ जी, इस बार कोई कीड़ा नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा चूहा था। मैं उसी को मार रही थी, लेकिन कमबख्त मेरे हाथ से बच के निकल गया। उसी के चक्कर में ये सब हो गया। आई एम सॉरी, लेकिन मैं अभी साफ कर देती हूँ। इतना कहकर शोभा सारे घर की सफाई कर देती है, पर उसकी ये रोज रोज की हरकतों से सुमन और सागर बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार उन्होंने उसको समझाया, पर शोभा सुधरने का नाम ही नहीं लेती। उसके सर पर तो किसी भी कीड़े मकोड़े को देखकर खून सवार हो जाता था। ऐसे ही आए दिन घर की दीवारों और फर्श पर कीड़े मकोड़ों के मरने से छोटे छोटे खून के दाग धब्बे लग जाते थे। फर्श पर तो शोभा सफाई कर देती थी, लेकिन दीवारों पर निशान वैसे के वैसे ही रह जाते थे, जिसे देखकर सुमन कहती है, हाय राम, ये घर की दीवारों को देखकर तो मुझे डर लगता है। अब
अरे बहू ने तो जगह जगह कीड़े मकोड़े मार के उनके छाप बना दी हैं। कहीं उनकी आत्माएं मुझे परेशान न करने लग जाए। इतने में ही वहाँ शोभा आती है और सास की बात सुनकर जोर से हंसते हुए कहती है, माँ जी, आप भी कितने कमाल की कॉमेडी करते हैं। मतलब कीड़े मकोड़ों की आत्माएं भी सताती है क्या? अरे ये तो इतने छोटे होते हैं, सोचो इनकी आत्माएं भी छोटी सी होंगी। अरे तू तो चुप ही हो जा, इंसान के रूप में डायन है तू, डायन। क्या माँ जी, जरा जरा से कीड़े मकोड़े की मौत पर आप अपनी बहू पर ताने कस रही हैं। अरे तेरा क्या भरोसा, किसी दिन इंसान भी मार दे तू। ऐसी ही छोटी मोटी नोकझोंक आए दिन सास बहू में होती रहती थी। कुछ दिन ऐसे ही निकलते हैं और एक दिन रात के समय शोभा और सागर अपने तो सुमन अपने कमरे में सो रही होती है कि तभी अचानक रात को शोभा पानी पीने के लिए किचन में जाती है। पानी पीते वक्त उसकी नजर दीवार पे चिपकी हुई छिपकली पर पड़ती है और वो फिर से आसपास देखती है और पास रखे हुए एक फूलदान को उठाकर दीवार पर जोर से मारती है, लेकिन वो फूलदान दीवार पर ना लगकर सोफे के पीछे गिरता है और उसके गिरते ही एक जोर से आवाज आती है, अरे राम, मार डाला। आवाज इतनी जोर की थी कि सागर और सुमन की भी आंख खुल गई और वो दोनों भाग कर आए और शोभा के पास आकर बोले, अरे अब क्या किया तुमने? आधी रात को भी चैन नहीं है क्या? अरे बहू, ये चिल्लाने की आवाज किसकी थी? अरे माँ जी, मैं तो बस पानी पीने आई थी। मैंने देखा दीवार पर छिपकली है, मैंने उसको मारने के लिए झटाक से फूलदान उठाया और फटाक से मार दिया और वो सोफे के पीछे जा गिरा और फिर वहीं से आवाज आई। तीनों सोफे की तरफ बढ़ते हैं और देखने पर उन्हें पता चलता है कि नकाब पहने हुए एक आदमी वहाँ है और फूलदान लगने की वजह से वो आदमी बेहोश हो गया था। उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कोई और नहीं बल्कि चोर था। उसे देखकर सुमन कहती है, अरे लो, जिसका डर था वही हो गया, आखिर इसने इंसान को मार ही दिया। हाय राम, अब क्या होगा? पुलिस हम सबको ले जाएगी पकड़ के। तभी सागर आगे बढ़कर चेक करता है और उसे पता चलता है कि चोर सिर्फ बेहोश है, जिसको देखकर वो बोलता है, माँ ये मरा नहीं है, सिर्फ बेहोश है, इसको बांध देते हैं ताकि ये भागे ना। चोर को एक कुर्सी से बांधने के बाद में सागर कहता है, आज शोभा की ये खूनी दिमाग वाली आदत काम आ गई माँ। और देखो, चोर चोरी करने से पहले इसके हत्थे चढ़ गया। अब हम पुलिस को बुलाकर इसको पकड़वा देंगे। हाँ, बात तो सही कही बेटा तूने। आज मेरी बहू किसी काम तो आई, वरना इसकी आदत तो हमेशा सर में दर्द ही कर देती है। सुमन के इतना बोलने पर तीनों जोर से हंस पड़ते हैं। फिर सागर पुलिस को बुलाकर चोर को पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस के द्वारा भी शोभा की बहुत तारीफ होती है। उसके बाद ही सागर शोभा को इंसेक्ट मारने का स्प्रे लाकर देता है, जिससे शोभा अब किसी भी चीज को बिना तोड़े फोड़े कीड़े मकोड़ों को घर से निकाल सकती थी। और इसी के बाद में वो तीनों फिर से एक बार हंसी खुशी रहने लगते हैं। खुशी एक चुलबुली सी और रंग रूप में बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। उसे बचपन से ही ढेर सारे सवाल करने की आदत थी, क्योंकि चीजों के बारे में जानकारी लेना उसे एक्साइटमेंट दिया करता था। लेकिन उसके सवाल कई बार इतने ज्यादा बेवजह होते थे कि लोग उससे परेशान हो जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन वो मार्केट में सब्जी लेने जाती है, जहाँ वो सब्जी वाले के पास जाकर उससे बोलती है, भैया टमाटर कितने के दिए? मैडम 50 के आधा किलो। अच्छा भैया, जरा एक बात बताइए, ये टमाटर हमेशा लाल ही क्यों होता है? हरा, नीला, गुलाबी, काला, पीला क्यों नहीं होता? अरे मैडम, मुझे नहीं पता। लेकिन ये तो पता होगा ना कि टमाटर हमेशा गोल ही क्यों होता है? सब्जी वाला खुशी के सवालों से तंग आकर अपनी सब्जी की रेहड़ी वहाँ से आगे ले जाता है। खुशी भी उसके बाद बिना सब्जी लिए घर आ जाती है, जिसे देखकर उसकी माँ विमला कहती है, अरे तुम खाली हाथ आ गई, सब्जी कहाँ है खुशी? तो क्या करती माँ, कोई सब्जी वाला सब्जी दे ही नहीं रहा था। बस कर, समझ गई मैं। तेरे सवालों की दुकान ने उनका भी दिमाग गर्म कर दिया होगा। एक सवाल ही तो पूछा था मैंने, चलो आप ही बता दो कि। रहने दे, चुप रह, मुझे नहीं पड़ना तेरे सवालों के जाल में। उतना कहकर विमला वहाँ से अपने काम करने चली जाती है और खुशी भी अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। खुशी के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आता है।
एक रोहित नाम के लड़के का। सभी लोग एक साथ बैठे होते हैं और खुशी को देखकर रचना उससे पूछती है, बिटिया तुमको खाना वाना बनाना आता है? जी हाँ, आता है ना। बस आप बताइए क्या बनाना है। रोटी सब्जी बनानी है ना? चलिए बताइए, सब्जी कैसी बनानी है? तरी वाली बनानी है या फिर सूखी बनानी है? और रोटी कैसी बनानी है? पानी लगाकर बनाऊं, तंदूर वाली बनाऊं या फिर घी वाली बनाऊं? सब कुछ आता है मुझे। अरे अरे बस कर बेटी। खुशी के इस वाक्य को सुनकर वहाँ सभी मौजूद लोग हंसने लगते हैं। रोहित को भी खुशी बहुत पसंद आती है, जिसके बाद दोनों परिवारों की रजामंदी से कुछ ही दिनों के बाद खुशी और रोहित की शादी करवा दी जाती है। खुशी की सवाल पूछने की आदत अब और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही एक दिन रोहित प्यार भरे अंदाज में खुशी से कहता है, अरे खुशी डार्लिंग, आज मैं बहुत खुश हूँ और मौसम भी बड़ा अच्छा है। क्यों ना हम दोनों बाहर जाके डिनर करें आज? रोहित जी, पहले आप मुझे ये बताइए कि आप खुश हैं इसलिए बाहर जाना है या फिर मौसम अच्छा है इसलिए बाहर जाना है? अरे दोनों वजह से। अगर दोनों वजह है तो फिर जिस दिन मौसम अच्छा होगा तब भी हम बाहर जाएंगे और जिस दिन आप खुश होंगे तब भी हम बाहर जाएंगे। अरे बाबा ठीक है, जब भी ऐसा होगा हम लोग बाहर चलेंगे। तो कुल मिलाकर इस हफ्ते हम काफी दिन बाहर जा सकते हैं, है ना रोहित जी? चलिए आप जल्दी से बताइए कि हम किस किस दिन बाहर जाएंगे। खुशी के इतने सवालों को सुनकर रोहित बहुत चिढ़ जाता है और उसे गुस्से में बोलता है, ओ सवालों की दुकान, रहने दो, कहीं नहीं जा रहे हम, यहीं रहो घर में। दिमाग और मूड की बैंड बजा के रख दी। इतना कहकर रोहित वहाँ से चला जाता है और खुशी के इन सवालों से बहुत परेशान हो जाता है। खुशी किसी भी काम को करने से पहले ही सवालों की दुकान खोल दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन रचना खुशी से कहती है, बहू जरा सुन, उस सामने वाली जो पड़ोसन है ना, उनके यहाँ कीर्तन है तो मैं वहीं जा रही हूँ, शाम तक आऊंगी। अच्छा माँ जी, कीर्तन किस चीज के लिए है? हे भगवान, फिर से शुरू हो गई। अरे मुझे नहीं पता, जाने दे अब मुझे। पर माँ जी, बिना वजह भगवान को दुखी करने का क्या मतलब है? अरे क्यों पागल कर रही है मुझे? कहीं जाने से पहले तेरे सवालों का जवाब देना मुझसे नहीं होगा, समझी? बेवकूफ कहीं की। रचना इतना कहकर घर से निकल जाती है और खुशी भी घर के कामों में लगती है। दिन गुजरते जाते हैं और खुशी की आदत में बदलाव नहीं आता। ऐसे ही एक दिन रोहित का दोस्त अमित उनके घर आता है और बोलता है, अरे रोहित भाई, तुम तो शादी के बाद गायब ही हो गए यार। ना पार्टी वार्टी में आते हो और ना ही तुमने भाभी से मिलने के लिए बुलाया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही आ जाऊं। अरे कोई नहीं भाई, अच्छा किया तू आ गया। बस खुशी अपने सवालों की दुकान न खोले तो अच्छा है। दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी खुशी चाय नाश्ते की ट्रे लेकर वहाँ आती है। खुशी को देखकर अमित कहता है, अरे अरे भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत क्यों नहीं थी, अब आप ही बताओ। बिना खाए भी कोई जिंदा रह सकता है क्या? बताओ बताओ। अरे अरे हाँ, नहीं रह सकते, अब रख दो यहाँ ये। खुशी नाश्ता देने के बाद वहाँ से चली जाती है। अमित भी कुछ देर रोहित से बात करके चला जाता है। कुछ वक्त यूं ही बीत जाता है। ऐसे ही एक दिन रोहित की माँ बाथरूम में गिर जाती है और गिरने से जोर जोर से वो आवाज लगाकर खुशी से कहती है, बहू, अरे ओ बहू, अरे कहाँ मर गई नास पीटी? अरे आजा जल्दी, अब क्या मेरे मरने के बाद ही आएगी यहाँ? रचना की आवाज सुनकर खुशी भागकर बाथरूम में जाती है और अपनी सास को नीचे गिरा हुआ देखकर बोलती है, अरे अरे माँ जी, आप इसे जमीन पर क्यों लेटी है? अरे आपकी कमर अकड़ जाएगी, चलिए कमरे में बेड पर लेट जाइए। अरे बेशरम नास पीटी, मैं क्या तुझे यहाँ लेटी हुई दिख रही हूँ? अरे नास पीटी, गिर चुकी हूँ मैं, उठा मुझे। क्या माँ जी, पर आप गिरी कैसे? किसी ने गिराया आपको? क्या आपका पैर फिसल गया था? आपके पैर के नीचे साबुन आ गया था? कहीं आपकी चप्पल तो नहीं टूट गई? हे भगवान, अरे उठा ले मुझे, वरना मैं यहाँ पड़े पड़े ही मर जाऊंगी। अरे इस करम जली को अपने सवालों के आगे मेरा दर्द भी नहीं दिख रहा। बेशरम कहीं की, खड़े खड़े सवाल पे सवाल करी जा रही है। हाय हाय माँ जी, मरे आपके दुश्मन। आप जल्दी से चलिए मेरे साथ, मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ। शुक्र है। खुशी अपनी सास को कमरे में लेटा देती है। शाम होने पर रोहित घर वापस आता है और अपनी माँ के कमरे में जाकर वो रचना को देखता है
जहाँ रचना उसे अपने गिरने की सारी खबर देती है, जिसे सुनकर रोहित गुस्से में खुशी को आवाज लगाता है और बोलता है, माँ आज बाथरूम में गिर गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अरे कम से कम एक कॉल तो कर सकती थी ना। क्या रोहित जी, आपको आने की क्या ही जरूरत थी, मैंने संभाल तो लिया था माँ जी को, डोंट वरी। हाँ पता है मुझे कैसे संभाला था तुमने। तुमको थोड़ा भी फील नहीं होता क्या कुछ? पर रोहित जी फील क्या करना था वो तो बताओ। अरे माँ का दर्द, तुम उनके पास ही खड़ी थी ना। अब माँ जी का दर्द भला मुझे कैसे फील होगा? गिरी तो माँ जी है, चोट तो माँ जी को लगी है, अब क्या उनका दर्द फील करने के लिए मैं भी गिर जाऊँ? रोहित जी भी ना पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। चुप हो जाओ खुशी, हद होती है किसी चीज की। पर हुआ क्या है और किस हद की बात कर रहे हैं आप? अरे मैंने किया क्या है? फिर सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। अरे तुम थकती नहीं हो क्या सवाल कर करके? और सवाल भी बेतुके से। कभी सोचा है कि कैसा लगता होगा दूसरों को जो तुम्हारे सवालों के जवाब ही नहीं होते? पर रोहित जी मैंने। खुशी, सवाल पूछने का शौक है ना तुमको, या आदत है तुम्हारी? तो कभी ये क्यों नहीं पूछा कि रोहित जी दिन कैसा गया आपका? रोहित जी आप ठीक तो हो ना? रोहित जी आपको कोई परेशानी तो नहीं ना? या फिर माँ से कभी पूछा कि माँ जी आपके पैर दबा दूं या आपको दर्द है तो बाम लगा दूं? नहीं ना, क्योंकि अपने बेतुके सवालों की दुनिया में किसी की फिक्र वाले सवाल तो तुमने ऐड ही नहीं किए, है ना? रोहित ने इतना गुस्सा आज पहली बार किया था, क्योंकि वो हर बार खुशी के सवालों को मजाक में ही टाल दिया करता था, मगर इस बार तो हद हो चुकी थी। माँ के गिरने पर भी खुशी ने उनकी मदद करने से पहले उनसे ढेर सारे बेतुके सवाल पूछे, जिससे रोहित बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। लेकिन रोहित की बातें खुशी के दिल पर लग गई थी और उसे अपनी गलती का पछतावा भी हो गया था, और वो रोते हुए रोहित से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए रोहित जी, मैं अपने सवालों की दुनिया में इतना खोई थी कि मैं माँ जी का दर्द देख ही नहीं पाई। माफी मुझसे नहीं, माँ से मांगो जाके। माँ जी मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, और रोहित जी आप भी। मैं आपसे वादे करती हूँ कि मैं कोई भी फालतू सवाल कभी नहीं करूँगी। रोहित और उसकी माँ दोनों ही खुशी को माफ कर देते हैं, और इसके बाद खुशी भी अपनी गलती को सुधारते हुए अपने बेतुके सवालों का पिटारा बंद कर चुकी थी, जिसके बाद वो तीनों एक बार फिर से अपने जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगे थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।